हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स आनुवांशिकी के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? पृथक्करण, संलग्नता, स्वतंत्र अव्यूहन या प्रबलता। तो देखो, मेंडल जिनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? अनुवांशिकी। जिसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता के यानी कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक। तो इन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे। इन्होंने मटर पे, जो मटर का पौधा था, तो मटर के पौधे पे प्रयोग किया और उसके प्रयोग के आधार पर इन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? पहला दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, तीसरा पृथक्करण का नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा किया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। ठीक। और लास्ट और तीसरा नियम दिया था किसका? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक। तो इन्होंने तीन नियम दिए थे। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण, स्वतंत्र अव्यूहन और प्रबलता, यानी इसी को, जो प्रभाविता का नियम है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम या प्रबलता का नियम, डोमिनेंस। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? किसका सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था? तो लिंकेज का। ठीक। संलग्नता, जो संलग्नता है ये किसने दिया था? तो टी एच मॉर्गन ने। इसको आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि अनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है? जी जे मेंडल या जी जे मेंडल या जे मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जिनको पूरा नाम इनका मालूम रहेगा वही बता पाएगा। तो इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये कहाँ के थे? तो ये थे ऑस्ट्रिया के। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे। तो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, जी जे मेंडल। ठीक। और पूछ लिया जाए कि ये किस पे अध्ययन किया था? तो मटर के पौधे पे अध्ययन किया था। कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार के। उन्होंने जो कैरेक्टर लक्षण लिए थे मटर के, वो कितने प्रकार के लक्षणों पे अध्ययन किया था? तो 7 प्रकार के लक्षणों पे अध्ययन किया था। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल के द्वारा मटर के पौधों की कितनी तद्रुप प्रजनन किस्मों का चयन किया गया था? तो कितनी प्रजनन किस्मों का चयन किया गया था? 7, 14, 4 या 8? तो अभी हमने बताया कितनी? 7।
अब बात करें कि कौन-कौन सी किस्मों कौन-कौन से यानी कैरेक्टर कौन-कौन से लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने लक्षण और उस पे यानी कि उनको प्रबल और अप्रबल, ठीक? तो अगर बात करें पहला क्या था फूलों का रंग, उन्होंने फूलों का रंग लिया। फूलों का रंग, दूसरा था क्या? फूलों की स्थिति, तीसरा तने की लंबाई, चौथा क्या? कच्ची फली का रंग, कच्ची फली का रंग। पांचवा था पकी हुई फली की आकृति, पकी हुई फली की आकृति। और छठवां था क्या? बीजों की आकृति। इनको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चनों पे ये भी पूछ सकते हैं कि बीजों की आकृति पे कौन कौन से लक्षण लिया था, ठीक। फिर सातवां बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों का रंग। तो फूलों के रंग की बात करें, देखो फूलों की रंग की बात करें तो प्रबल पे लिया था इन्होंने बैगनी, और अप्रबल पे लिया था कौन सा सफेद, ठीक। फूलों की स्थिति बात करें तो एक्जेलरी यानी अक्षवर्ती, एक्सिलरी, और अप्रबल पे कौन सा था टर्मिनल, या इसको अग्रस्त बोलते हैं, अग्रस्त या टर्मिनल, ठीक। अगला है तने की लंबाई, तो तने की लंबाई कैसा था प्रबल पे लॉन्ग यानी लंबा, और अप्रबल पे कैसा हो जाएगा छोटा या बौना। कच्ची फली का रंग, तो कच्ची फली का रंग कैसी थी, प्रबल पे हरा, और अप्रबल पे कौन सी थी पीली या पीला कलर का, ठीक। और पकी हुई फली का रंग की आकृति कैसी थी, तो प्रबल पे फूली हुई थी, फूली हुई, और जो अप्रबल में तो अप्रबल में यानी कि सिकुड़ी हुई या दबी हुई, यानी कि जो बीजों की आकृति थी बीजों के बीच में तो वो कैसी हुई थी, यानी दबी हुई या सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, ठीक। अब बीजों की आकृति बोले तो बीजों की आकृति प्रबल पे गोल और अप्रबल पे झुर्रीदार, और बीज पत्रों का रंग, तो बीज पत्रों का रंग प्रबल पे था हरा, और अप्रबल पे था, सॉरी प्रबल पे पीला था, प्रबल पे पीला था और अप्रबल पे हरा था, ठीक। तो ये थे उनके यानी कि 7 पूरे लक्षण, कौन-कौन से लक्षणों को लिया गया था और प्रबल पे और अप्रबल पे कौन-कौन से लिए गए थे, ठीक। तो इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अब अपन, कि मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है, एंडल्यूजियम फाउल पर, पाइसम सेटाइवम, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, या ड्रोसोफिला पर। तो किस पर आधारित है, तो जो इनका यानी कि ये किस पे काम किए थे, मटर पे,
और मटर का साइंटिफिक नेम जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम को दर्शाया जाता है टेस्ट क्रॉस द्वारा, या एक संकर क्रॉस द्वारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या बैक क्रॉस द्वारा, या द्विसंकर क्रॉस, या डाई हाइब्रिड क्रॉस द्वारा। तो देखो, जो मेंडल थे कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पहला था प्रबलता या प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और तीसरा था पृथक्करण का नियम। तो उन्होंने जो दूसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, तो उस पे उन्होंने क्या कहा था? तो उनके नियम के अनुसार था कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों का वंशानुगति एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो प्रत्येक लक्षण जो होता है अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से, यानी कि अगली पीढ़ी पे वंशानुगत होते हैं। ठीक, ये किस में कहा गया था? दूसरे नियम। तो यानी उनने क्या बोला था? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो जब दो या दो से, यानी कि दो लक्षणों की वंशानुगति का जब अध्ययन किया जाता है, तब मतलब उन पे कौन सा क्रॉस कराया जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाएगा। और यदि एक वंशानुगति, यानी कि एक संकर जो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा किसका अध्ययन किया जाएगा? यानी कि जो एक लक्षण वाली वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, इसमें दो वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में अगला है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 45, 47 या 48। तो कितनी होती है? तो देखो, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये कैसा होता है? तो ये मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। कैसा है? मोनोसोमिक डिसऑर्डर। ठीक, मोनोसोमिक डिसऑर्डर मतलब 2n-1, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है अनुपस्थित होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम की कमी। तो क्या होता है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि अपने पास कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एक की कमी। तो मतलब कि क्या होता है? एक गुणसूत्र क्या होता है? कमी होती है। तो जो ऑटोसोम होते हैं 46 ऑटोसोम होते हैं, और दो कैसे होते हैं? अपने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो 44 तो ये रहते हैं, लेकिन इसमें जो क्या होता है, एक एक्स और जो एक क्रोमोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि यानी कि एक जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम, उसकी एक कमी आ जाती है। मतलब इसमें कितने होते हैं? 45 होते हैं। ठीक, तो जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है वह कैसा होता है? नपुंसक स्त्री होते हैं। नपुंसक स्त्री होते हैं। ठीक, जिनको क्या बोला जाता है? हिजड़ा बोला जाता है। तो जो टर्नर सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। तो जो ये डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गए, एडवर्ड सिंड्रोम हो गए, पटाउ सिंड्रोम हो गए, ये सभी कैसे थे? ये सभी ट्राइसोमी हैं। ट्राइसोमी मतलब कि यानी उनमें एक क्रोमोसोम एक गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। ठीक, तो ये सभी कैसे थे? वो ट्राइसोमी थे, और जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये मोनोसोमी होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर 45। अगला है कि त्रिगुण सूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब कि ट्राइसोमिक में। तो देखो, अभी जब हमने बताया कि ट्राइसोमिक मतलब, यानी अभी हम बताया कि मोनोसोमिक 2n-1 मतलब कि एक क्रोमोसोम की कमी, और इसमें ट्राइसोमी मतलब कि यानी कि एक क्रोमोसोम की अधिकता होती है। वो क्या कहलाता है? ट्राइसोमी। और एक क्रोमोसोम की कमी मतलब मोनोसोमी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। और जो 2n-1 है ये कैसा है? मोनोसोमी है। तो इस पे अपना राइट आंसर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्या कि पुरुषों में होने वाली एक अपसमानता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है कहलाती है हंटिंगटन व्याधि यानी हंटिंगटन डिसीज या मॉर्फन संलक्षण मॉर्फन सिंड्रोम या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो देखो अभी हम बता रहे थे कि क्या होता है कि एक मोनोसोमी एक ट्राइसोमी। तो इसमें क्या है कि मतलब एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता मतलब ट्राइसोमी है। ये कैसा है ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी कौन कौन से हमने बताया था डाउन सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक ये सभी कैसे होते हैं ट्राइसोमी होते हैं। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होता है कैसा है मोनोसोमी होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक तो अब जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 44 अपने तो ऑटोसोम कितने रहेंगे 44 रहेंगे लेकिन इसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसकी अधिकता हो जाती है मतलब कि एक्स क्रोमोसोम और एक वाई हो जाता है। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं 47। ये किस में होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता है। ठीक तो ये अब बात करें कि जो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता किस वजह से होती है। तो क्या होता है कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो जब मियोसिस डिवीजन होता है तो नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या हो जाता है कि उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है एक अधिक हो जाता है जिससे व्यक्ति में क्या होती है एक बार बॉडी अधिक उपस्थित हो जाती है। ठीक तो क्या होता है कि जो देखो मोस्टली क्या होता है मेल बॉडी में क्या मेल जो पुरुष होते हैं पुरुष में बार बॉडी उपस्थित नहीं होती लेकिन उनमें बार बॉडी उपस्थित हो जाती है जिससे वे क्या हो जाते हैं नपुंसक हो जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है जब मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन होता है उसकी वजह से। ठीक तो इसको क्या बोलते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम मतलब कि जब 47 क्रोमोसोम हो तो उसको क्या बोलेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ये कैसा है ट्राइसोमी होता है। इस पे राइट आंसर क्या गया सी नंबर। ठीक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इतना समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर कि मंगोलाइड स्थिति संबंधित होती है मोनोसोमी से ट्राइसोमी से या नलीसोमी से या इनमें से कोई नहीं। तो जो मंगोलॉइड को और क्या बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक सॉरी मंगोलॉइड को और क्या बोला जाता है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम। ठीक तो जो मंगोलॉइड होती है तो यानी डाउन सिंड्रोम में होता क्या है तो इसमें 21वीं जो जोड़ी होती है 21वीं जोड़ी में तो क्या होता है कि 21वीं जोड़ी में क्या होते हैं एक्स या वाई होते हैं। ठीक तो 21वीं जोड़ी में यानी कि क्रोमोसोम यानी कि दो क्रोमोसोम की बजाय कितने हो जाते हैं तीन गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं तीन गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 21वीं जोड़ी में क्या होती है कि दो की बजाय कितने हो जाते हैं तीन गुणसूत्र हो जाते हैं मतलब ट्राइसोमी। दो की बजाय कितने हो जाएं तीन हो जाएं तो इसको क्या बोलते हैं इसी अवस्था को क्या बोलते हैं ये मंगोलॉइड स्थिति बोला जाता है। ठीक किसको डाउन सिंड्रोम को कभी डाउन सिंड्रोम नाम से आ जाए या मंगोलॉइड स्थिति के नाम से आ जाए तो वो क्या रहेगा वो यानी कि वो डाउन सिंड्रोम ही कहलाएगा। ठीक मतलब कि 21वीं जोड़ी में क्या होते हैं दो की बजाय तीन गुणसूत्र आ जाते हैं वह यानी कि ट्राइसोमी अवस्था है। तो किससे संबंधित है ट्राइसोमी से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नंबर। इसके अतिरिक्त भी और भी जैसे सिंड्रोम होते हैं जैसे हमने एडवर्ड सिंड्रोम बताया। तो एडवर्ड सिंड्रोम तो एडवर्ड में क्या होता है इसमें 18वीं जोड़ी में दो की बजाय तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है 13वीं जोड़ी में यानी कि दो की बजाय तीन क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। ठीक तो ये याद रखिएगा कि जो डाउन होता है डाउन में यानी कि 21वीं जोड़ी में एडवर्ड में 18वीं और पटाऊ में 13वीं जोड़ी पे। ठीक कंफ्यूज कर दिया क्या कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है
कि मानव रक्त समूह ए बी, ए बी, ए बी और ओ एक उदाहरण है इसके। तो किसके उदाहरण है? क्रमवाद के, या प्रवणता के, या द्विगुणिता की प्रवणता, या बहुरूपता के। तो देखो, जो मानव रक्त समूह होते हैं ए, बी और ए बी, इनकी खोज किसने किया है? तो कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो ओ की खोज किसने किया है? डिकैस्ट्रो तथा स्टर्ली ने। अब इसमें जो ए बी होता है वह कैसा होता है? सर्वग्राही। और जो ओ होता है ब्लड ग्रुप, वो कैसा होता है? सर्वदाता। ठीक। लेकिन इसमें अगर बात की जाए कि ओ में अगर प्रॉपर ओ दिया है, तब तो वो सर्वदाता ओ को देंगे। लेकिन अगर वहां पे ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव करके दिया है, तो कौन होता है सर्वदाता? तो ओ निगेटिव होता है। और ए बी जो होता है, ए बी पॉजिटिव, ये सर्वग्राही होता है। ठीक। तो जो ये मानव रक्त समूह ए बी और ए बी और ओ कैसे होते हैं? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, बहुरूपता के उदाहरण हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप संभव हैं? 4, 3, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो एबीओ रक्त समूह है, तो मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप संभव है? तो वो हैं कितने? 6। कौन कौन से होते हैं? तो एक हो गया क्या? एओ, और ए, सबसे पहले ए, एओ, ए बी, फिर बीबी, बीओ और ओयो। कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक। तो कितने जीन प्रारूप संभव है? तो 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो उसकी माता का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखो, अगर यदि किसी संतान का क्या है? ए बी है, और पिता का क्या है? ओ है, तो अपन माता का रुधिर वर्ग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मादा का फीमेल का, यानी कि उसकी माता का क्या होगा। तो देखो, आई ओ, ये पिता का मान लिए, और ये बच्चे का मान लिए। ठीक। तो जब आई ओ, तो इसमें से क्या आएगा? तो आई ओ और आई ए आएगा इसमें से। तो आई ओ और सॉरी आई बी आएगा इसमें से। ओ और ए आएगा, और इसमें से भी क्या? ओ और बी आएगा। तो क्या कहीं पे रुधिर वर्ग ए बी आया है? ए बी कहीं किसी कहीं पे मिला है? तो कहीं पे भी हमको नहीं मिला है। क्या? रुधिर वर्ग ए, यानी कि ए बी कहीं पे नहीं मिला है। तो यानी कि अगर बच्चे का यानी कि माता का यदि हम पिता का रुधिर वर्ग ओ और माता का रुधिर वर्ग ओ है, तो संतान का रुधिर वर्ग जो ए बी है, वह हो ही नहीं सकता है। ठीक। यदि माता का भी रुधिर वर्ग ओ है और पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो बच्चे का रुधिर वर्ग ए बी नहीं हो सकता। ए बी नहीं हो सकता, या प्रॉपर ए हो सकता है, या प्रॉपर बी हो सकता है, या प्रॉपर ओ हो सकता है। ठीक। लेकिन ए बी नहीं हो सकता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कि डी नंबर जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसकी माता का रुधिर वर्ग, यानी कि अगर ए बी जो है वह किस कंडीशन में आएगा? जब यानी कि माता का रुधिर वर्ग यदि ए हो, यदि माता और पिता का दोनों का रुधिर वर्ग यदि ए हो या बी हो, माता का रुधिर वर्ग ए या पिता का रुधिर वर्ग ए, या पिता का रुधिर वर्ग बी या माता का रुधिर वर्ग बी, तब कंडीशन, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? जब ए और बी दोनों मिलेंगे तभी तो ए भी आएगा। ठीक। लेकिन अगर क्या है कि अगर यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है और पिता का ए, तो इस कंडीशन में नहीं आ सकता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी नंबर होगा। ये माता या पिता में किसी का भी रुधिर वर्ग यदि ओ है, तो ए भी नहीं आ सकता है, ये जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन्स बने होते हैं
जीन्स किसके बने होते हैं? हिस्टोन्स के, हाइड्रोकार्बन के, या लाइपोप्रोटीन के, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो किसके बने होते हैं जीन्स? तो देखो, जो जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब कि डीएनए के सेगमेंट। जो डी जीन्स होते हैं मतलब कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? जीन्स बोला जाता है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक। तो अब जो डीएनए होते हैं, डीएनए किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो यह यानी कि इसमें कौन कौन से ट्रोजनी बेस और शर्करा हो गई, पेंटोज शर्करा, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से फिर क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए होते हैं वो किसके बने होते हैं? यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक। न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगले क्वेश्चन की ओर, कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है वाई क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, या ऑटोसोम पर, या एक्स क्रोमोसोम एवं ऑटोसोम दोनों पर। तो जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला कैसी है? एक मक्खी है। ठीक। तो जो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जो होता है, तो देखो, यानी कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में भी स्तनधारियों के समान ही ऑटोसोम और जो लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं, ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र एक्स व वाई होते हैं। तो जो इसमें लिंग निर्धारण होता है तो वह कैसे होता है? तो जो ड्रोसोफिला मक्खी है, तो उसमें लिंग निर्धारण ऑटोसोम के अनुपात, ऑटोसोम के अनुपात का अनुपात व एक्स क्रोमोसोम के अनुपात। तो जो ड्रोसोफिला का लिंग निर्धारण है वह ऑटोसोम का अनुपात व एक्स क्रोमोसोम के अनुपात पर निर्भर करता है। और जो ये कथन है, जो ये सिद्धांत है जीन, तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो इसको जीनिक अनुपात बोलते हैं। जीनिक अनुपात। और ये जीनिक अनुपात किसने दिया है? तो जीनिक अनुपात दिया है सीबी ब्रिजेज ने दिया था, सॉरी, सीबी ब्रिजेज ने दिया है। इसने दिया है? सीबी ब्रिजेज ने दिया। तो जो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है वह कैसे होता है? तो एक्स क्रोमोसोम एवं ऑटोसोम दोनों पर होता है, क्योंकि दोनों के अनुपात पर ही निर्भर करता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा। और इसमें कभी पूछ ले कि जीनिक अनुपात क्या होता है, तो ऑटोसोम का अनुपात व एक्स क्रोमोसोम के अनुपात का को क्या कहते हैं? जीनिक अनुपात। और यह किसने दिया है? तो सीबी ब्रिजेज ने दिया है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, नॉनसेंस कोडान होते हैं GAU, AAU, या GUA, या AUG, AAU, या UAG, या UAG, UAA, UGA, या GGU, या AGU, या AUG। तो जो नॉन सेंस कोडान है वह कौन होते हैं? तो देखो, जो अगर बात करें कि जेनेटिक्स में, अनुवांशिक में कोडान यानी कोड कितने होते हैं, तो कोड होते हैं कितने? 64। तो जो 64 हैं, तो 64 में 3 ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? कि जो नॉनसेंस होते हैं, मतलब कि जो कोड नहीं करते हैं। ठीक। तो 3 कोड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? नॉनसेंस होते हैं, या इनको नॉनसेंस या स्टॉप कोडान बोला जाता है। स्टॉप कोडॉन या समापन कोडॉन, या इनको नॉनसेंस कोडॉन बोला जाता है। नॉनसेंस कोडॉन। तो स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान किसको बोला जाता है? याद करने की ट्रिक है, उल्लू आया आया, उल्लू, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया। ठीक। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया।
तो इस पे देखिए, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया। तो ये क्या है? ये तीनों नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं, ठीक, मतलब स्टॉप कोडान कहलाते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। और एक होता है स्टार्ट कोडान, स्टार्ट कोडान, या इसी को इनिशिएशन कोडान या प्रारंभिक कोडान बोला जाता है। वह कौन है? AUG है। AUG कहीं पे दिया है, हाँ, तो ये है AUG। ये कैसा होता है? स्टार्ट कोडान कहलाता है। और बाकी ये जो तीन है, ये नॉनसेंस कोडान होते हैं। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उनको कोड नहीं करते हैं, संदेश नहीं भेजते, ठीक। तो कौन है नॉनसेंस कोडान? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया वाटसन एवं क्रिक द्वारा, जैकब एवं मोनार्ड द्वारा, या ग्रिफिथ द्वारा, या HG खुराना के द्वारा। तो जो DNA है, सबसे पहले की डीएनए की पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो डीएनए की सबसे पहले पहचान की थी 1860 में। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने। फिर जब इन्होंने इसके यानी कि डीएनए को पहचाना, फिर उसके बाद जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किसने किया? और अध्ययन करने के बाद इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए का संश्लेषण कहलाता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, या ट्रांसलेशन, या एमिनेशन, क्या कहलाता है? तो देखो, जब डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिर एमआरएनए से क्या बनता है? तो एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, अभी बता रहे हैं, ठीक। फिर और डीएनए से डीएनए बनता है। तो देखो, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, या मतलब या आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, या इसी को क्या बोल देते हैं? रेप्लिकेशन। या कभी कभी किसी नाम से क्या, और क्या नाम है, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए से डीएनए का बनना, तो मतलब डीएनए का संश्लेषण का किससे होता है? तो रेप्लिकेशन से होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, कि डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर, कि डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाता है। और कभी पूछ ले कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी बनना क्या कहलाता है? तो ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, 18, या 10, या 8। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 20। तो जिसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मतलब कि आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 10। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10, अब कौन कौन से हैं? तो एक बार ये भी ध्यान कर लीजिएगा कि आप पूरे अमीनो अम्ल के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि नाम दिया रहेगा, फिर पूछ लेगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें से कौन है, और नॉन आवश्यक अमीनो अम्ल, कुछ भी करके पूछ सकता है, ठीक। तो जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, वह कौन कौन से हैं? तो देखो, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन,
वैलिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, लाइसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। ठीक, तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मैंने जो 8 नाम लिखा, ये क्यों 8 लिखा है? तो देखो, जो ये 8 होती हैं, जब हम वयस्क हो जाते हैं, ठीक? तो जब वयस्क हो जाते हैं तो केवल हमें इन 8 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक? लेकिन जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं, जब बच्चे रहते हैं, तो उसमें हमें 2 अम्ल की आवश्यक अमीनो अम्ल कौन-कौन से होते हैं? तो 2 अमीनो अम्ल की और ज़रूरत पड़ती है, कौन-कौन सी? तो एक होती है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और एक होती है आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक? लेकिन हम क्या होता है कि देखो, हम पूरे यानी कि अपने जीवन काल में कितने अमीनो अम्ल को यूज कर रहे हैं? 10। तो अपना राइट आंसर क्या गया है? 10। अब कोई 8 लगा दे तो ये गलत आंसर माना जाएगा, ठीक? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि सन 1946 में अपने कार्य के लिए एच जे मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। जंतुओं ड्रोसोफिला में एक्स रश्मि उत्परिवर्तनों पर, या न्यूक्लिक अम्लों की रसायनों पर, या मानव में कैंसर पर, या प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि पर। तो किस कार्य के लिए उनको मिला था? तो देखो, जो मूलर थे, एच जे मूलर, तो उन्होंने क्या किया था कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में जो एक्स किरणों के द्वारा आर्टिफिशियल म्यूटेशन उत्पन्न किया था, यानी कि उत्परिवर्तन उत्पन्न किया था। इस कारण उनको 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में आर्टिफिशियल म्यूटेशन उत्पन्न किया था, ठीक? तो इस पे अपना राइट आंसर ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। टी.एच. मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला, या नियोस्पोरा, या पाइसम, या ओइनोथेरा। तो टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इनके पूरा नाम भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी फुल फॉर्म के नाम से पूछ लिया तो आप तो, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल पे पूछ लिया था, है ना? तो जो इन्होंने किस पे अध्ययन किया था, किसका प्रयोग किया था? तो ये क्या थे? जो टी.एच. मॉर्गन थे, ये कैसे थे? एक विकासवादी जीव विज्ञानी थे, और ये एम्ब्रियोलॉजी पे भी इनका बहुत ज़्यादा काम था, ठीक? तो इन्होंने क्या किया था? 1910 में ये ड्रोसोफिला मक्खी पर एक यानी कि जेनेटिक्स की अनुवांशिकी की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, ठीक? तो वे किस पर अध्ययन कर रहे थे? ड्रोसोफिला मधुमक्खी पर अध्ययन कर रहे थे। तो उसके अध्ययन के आधार पर, यानी कि जो आनुवांशिकता के नियम थे, उसके आधार पर निकाला था कि जो जीन्स होते हैं वह कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, ठीक? तो इसके लिए उनको 1913 में भी एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? टी.एच. मॉर्गन को। किस काम के लिए? यही आनुवांशिक कार्य के लिए। कभी पूछ ले कि टी.एच. मॉर्गन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में। इसके लिए जो इन्होंने ये बताया था कि जो जीन होते हैं वह कहाँ पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। और किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था। तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, ठीक? अगले क्वेश्चन की ओर, कि डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों दोनों गुम्फित होते हैं, मतलब कि दोनों में डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों में समान शर्करा होती है, या दोनों में न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, या दोनों में समान पिरिमिडीन होते हैं।
तो क्या होता है, इनमें दोनों में समानता क्या है? तो देखो, जो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि जो डीएनए में शर्करा होती है कैसी होती है? डीऑक्सी राइबोज होती है, और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ठीक। अब जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक। लेकिन जो आरएनए होता है वह कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हुआ। ठीक। अब बात करें इसके पिरिमिडीन की। तो देखो, जो डीएनए है और आरएनए में, तो डीएनए और आरएनए में दोनों में अगर प्यूरिन की बात की जाए, ठीक, तो इनमें प्यूरिन कौन सी होती है? तो एडिनिन और ग्वानिन। ठीक, एडिनिन और ग्वानिन, ये दोनों में प्यूरिन होती है। लेकिन अगर पिरिमिडीन की बात की जाए, तो पिरिमिडीन इसमें डीएनए में कौन सी पाई जाती है? तो डीएनए में पाई जाती है कौन सी? साइटोसिन और थाइमिन। और जो आरएनए में होती है, साइटोसिन और थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाई जाती है? यूरेसिल पाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया, क्योंकि जो पिरिमिडीन है, तो ये तो दोनों में कैसी है? अलग अलग है। ठीक। अगर यहाँ पे प्यूरिन होती तो ये समानता दर्शा सकता था। अगला है कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो बिल्कुल, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड मतलब कि ये नाइट्रोजनी बेस, तो नाइट्रोजनी बेस हो गया प्यूरिन और पिरामिडिन, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, यानी तीन चीजों से न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडिनिन है, तो साइटोसिन की मात्रा होगी 15%, 30% या 35%, या ज्ञात नहीं की जा सकती। तो देखो, जो आरएनए या डीएनए में किसी भी या एडेनिन या साइटोसिन की मात्रा दी रहती है, या थाइमिन यूरेसिल की किसी भी थाइमिन की या उसकी मात्रा दी रहती है, तो हम एक की अगर मात्रा दी रहेगी तो हम दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? तो जो चारगॉफ का रूल्स होता है, चारगॉफ का रूल्स आप लोगों ने पढ़ा है। देखो, चारगॉफ का नियम, तो चारगाफ का नियम, चारगाफ ने क्या नियम अपने में बताया था कि देखो, जो यानी कि डीएनए अणु में जो एडेनिन की मात्रा है, किसकी? एडेनिन की मात्रा है वह थाइमिन की मात्रा के, जो एडेनिन की मात्रा है वह थाइमिन की मात्रा के बराबर, और जो ग्वानिन की मात्रा है, ग्वानिन की मात्रा है वह साइटोसिन की मात्रा के बराबर है। साइटोसिन मतलब कि जो एडेनिन की मात्रा है वह थाइमिन की मात्रा के बराबर है, और जो ग्वानिन की मात्रा है वह साइटोसिन की मात्रा के बराबर है। ठीक। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है? 15% एडेनिन दिया है। तो एडेनिन और थाइमिन, तो एडेनिन प्लस थाइमिन, एडेनिन अगर यहाँ पे 15 है, तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक। मतलब कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, ग्वानिन और साइटोसिन, तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर क्या होगा? साइटोसिन बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस एडेनिन प्लस थाइमिन हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि 100 माइनस एडेनिन और थाइमिन की मात्रा कितनी होती है? 30। तो इस पे क्या आ गया? 70% आ गया। ठीक। तो ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन कितना हो जाएगा? 35, और साइटोसिन हो जाएगा कितना? 35 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो इन्होंने जो चारगॉफ ने बताया था, किस में बताया था? डीएनए में बताया था। आरएनए पे नहीं ये रूल्स फॉलो होता। क्यों? क्योंकि जो आरएनए में होता है, तो थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट रहता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो इन्होंने चारगॉफ में यानी कि डीएनए के अलावा यानी कि आरएनए पे नहीं बताया था। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। ये हमने ज्ञात करने के लिए बताया था, तो ये आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक।
कोई जल्दबाजी में ये ज्ञात करके वहां पे आरएनए नहीं पढ़ा है, लेकिन डीएनए सोचा कि वही यानी कि पूछ रहा है, तो कैलकुलेट किया और साइंस से ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक। और ज्ञात करने के लिए हमने बता ही दिया कि कैसे इसको ज्ञात करते हैं, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवांशिक कूट होता है यूएए या यूएयूजी या यूएजी, तो क्या होता है? तो देखो, हमने बताया था कि जो स्टार्ट कोडान होते हैं, सबसे पहले कि कोडानों की संख्या कितनी होती है, 64, जिसमें से 3 कैसे होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, और एक क्या होता है, एक स्टार्ट कोडान होता है। ठीक। तो एक जो स्टार्ट कोडान होता है क्या है, AUG, जिसका नाम क्या होता है, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। ठीक, मेथियोनिन नाम होता है। ठीक। तो ये जो AUG होता है, ये फॉर्मुलेटेड को यानी कि मेथियोनिन को एक कोड करता है, इसका नाम क्या होता है, मेथियोनिन होता है। ठीक। मतलब कि जब यानी कि जब कोई श्रृंखला स्टार्ट होती है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कौन काम करता है, तो AUG ही काम करता है। ठीक, जिसको अपन स्टार्ट कोडान बोलते हैं। तो इसमें से जो फॉर्मेथियोनिन के लिए आनुवांशिक कूट होता है वह क्या होता है, AUG होता है। ठीक। तो जो AUG है ये किसको, AUG किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी नंबर। और बाकी जो UAA, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये सभी तीनों कैसे हैं, नॉनसेंस कोडान है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था, तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कब खोजा गया था, या इसमें तो कब खोजा गया था ये नहीं, ये पूछा कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन था, हिंद सेकंड था, या इको आर फर्स्ट, या HAE थर्ड, या बैम फर्स्ट, तो कौन सा था? तो जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया था वह था क्या, हिंद सेकंड। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। पहला क्या था, हिंद सेकंड था, और इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था, कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से। किससे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी जीवाणु से, बैक्टीरिया से। ठीक। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया गया था, किसको, हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड को। अगला क्वेश्चन कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है, वेरिएशन, वंशानुगत, या आनुवांशिक, या वंशागति। तो देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक ही जैसे प्रकार के गुणों को भेजना क्या कहलाएगा, हेरिडेटरी कहलाएगा, मतलब अनुवांशिकी, अनुवांशिक कहलाता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। और वेरिएशन की बात करें, मतलब वेरिएशन मतलब जब उसके चेंजेस यानी कि उसके स्थिति में, पोजीशन में चेंजेस हो, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, विभिन्नता कहलाती है। वंशानुगत मतलब कि वंशानुगत यानी कि जब उसमें यानी कि पेरेंट्स से क्या हो, ऑफ स्प्रिंग में, डॉटर में जो होता है स्पेशल कैरेक्टरों का भेजना यानी कि। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है, तो कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या ट्राइडूचैट सिंड्रोम, या सिकिल कोष का अरक्तता, तो कौन सी नहीं है मेंडोलियन? तो देखो, जो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और सिकिल सेल एनीमिया है, ये सभी कैसी हैं, मेंडेलियन बीमारी है। लेकिन इसमें से जो क्राइडूचैट सिंड्रोम है, क्राइडूचैट सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें जो इसकी पांचवी जोड़ी की क्या होती है, एक भुजा होती है, एक आर्म होती है, वो क्या होती है, कट जाती है। ठीक।
तो कट जाने के कारण कैसे होते हैं, मेंडेलियन टाइप के हो जाते हैं, ठीक। तो उसको क्राइडो चैट सिंड्रोम को ही क्या बोला जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाता है। कौन सी, पांचवी भुजा, ठीक। तो पांचवी भुजा का कट जाना या ये उसमें क्या हो जाना, या उसमें विलोपित हो जाना, क्या कहलाता है, कि क्राइडो चैट कहलाता है, ठीक। फिर जब वो पांचवी भुजा, तो बच्चों यानी कि बाल्यावस्था में क्या होती है कि इसमें बिल्ली की जैसी आवाज, यानी कि जो बच्चा, पीड़ित बच्चा होता है, तो उसकी आवाज कैसी होती है, बिल्ली की जैसी हो जाती है, म्याऊं म्याऊं टाइप के वो आवाज करता है, ठीक। अगर कभी पूछ ले कि जो म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है वह कौन से डिसऑर्डर की वजह से निकलती है, तो क्राइडोचैट सिंड्रोम के डिसऑर्डर की वजह से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। लेकिन जो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और सिकल सेल एनीमिया है, ये सभी कैसी हैं, मेंडेलियन बीमारी हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप या लक्षण तथा लक्षण प्रारूप होंगे, क्रमशः 4 तथा 9, या क्रमशः 9 तथा 4, या क्रमशः 9 तथा 16, क्रमशः 4 तथा 12। तो देखो, जो एक संकर क्रॉस होता है, तो एक संकर क्रॉस में जो जीन प्रारूप होते हैं कितने होते हैं, 3। और जो लक्षण प्रारूप होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो अगर वही उनका वर्गमूल कर दिया जाए, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाएगा, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा कि जो जीन प्रारूप की संख्या होती है वह 9 हो जाएगी, और जो लक्षण प्रारूप होंगे वह कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 9 तथा 4। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी। अगले क्वेश्चन की ओर, कि कुछ अगला क्वेश्चन है कि कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बॉर बॉडी कहते हैं। यह बॉर बॉडी रूपांतरण होता है एक्स गुणसूत्र का, वाई गुणसूत्र का, या केंद्रक कला का, या केंद्रिका का। तो देखो, अभी जब हम क्या पढ़ा रहे थे, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था, क्या बताए थे, कि जो बॉर बॉडी होती है, तो सामान्यतः जो बॉर बॉडी होती है वह किस में पाई जाती है, महिलाओं में। महिलाओं में क्या होती है, एक बॉर बॉडी पाई जाती है, लेकिन सामान्य महिला में कितनी होती है, एक जो बार बॉडी होती है वह उपस्थित होती है। लेकिन क्या होता है कि जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स गुणसूत्र का अतिरिक्त बन जाना, ठीक। यानी कि उसमें 44 प्लस एक्स वाई रहता है, लेकिन 44 प्लस एक्स एक्स वाई यानी कि एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जानी, एक की अधिकता। तो ये क्या कहलाता है, मतलब कि ये यानी कि एक बॉर बॉडी का अधिक पाया जाना। मतलब कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, तो सोमैटिक सेल्स में जो एक क्रोमोसोम का अतिरिक्त पाया जाना क्या कहलाता है, बॉर बॉडी कहलाता है। तो जो बॉर बॉडी है वह किसका रूपांतरण होती है, एक्स गुणसूत्र का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, ठीक। और जब एक्स गुणसूत्र एक का अधिक पाया जाना वह किस सिंड्रोम में आता है, तो वह क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पे आता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में सहलग्नता की घटना सर्वप्रथम देखी गई थी, लेथाइरस ओडोरेटस, या पाइसम सेटाइवम, या ओइनोथेरा लेमार्कियाना, या धतूरा मीटर। तो जो सहलग्नता है, लिंकेज, वह किसमें देखी गई थी। तो देखो, जो सहलग्नता की अवधारणा है सबसे पहले किसने दिया था, तो सहलग्नता की जो अवधारणा है वह सबसे पहले बेटसन तथा पुन्नेट ने दिया था। ये हम डिस्कवरी तथा इन्वेंशन की उसमें बताया भी था। तो आप लोगों ने अगर अभी इन्वेंशन तथा डिस्कवरी की वीडियो नहीं देखा है, या चिकित्सा संबंधी खोज की वीडियो नहीं देखा है, तो वो देख लीजिए। क्योंकि हमने जितनी भी लगभग लगभग खोज हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, तो सभी के डिस्कवरी और आविष्कार के बारे में हमने बताया है, और कब हुए हैं ये सब पूरा डिटेल से हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अभी हम उसकी लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकेंगे, या ठीक, या आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो देखो, जो सहलग्नता है, ठीक। तो जो सहलग्नता की सबसे पहले अवधारणा है,
सर्वप्रथम किसने बताया था? तो वेटसन तथा पुन्नेट ने बताया था। तो उन्होंने कौन से पौधे पर अध्ययन किया था? तो उन्होंने लेथाइरस ओडोरेटस, इसी को क्या बोलते हैं? मीठी मटर के नाम से भी जाना जाता है, मीठी मटर। तो इन्होंने लेथाइरस ओडोरेटस नामक पौधे में अध्ययन किया और उसमें देखा कि इसमें, इस पौधे में क्या है कि संयुग्मन व प्रतिकर्षण के रूप में एक प्रोसेस होती है, जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उसको उन्होंने क्या बोला था? संयुग्मन व प्रतिकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन बाद में टीएच मॉर्गन आए। कौन आए? टीएच मॉर्गन। टीएच टीएच मॉर्गन आए और उन्होंने क्या बोला कि उसी जो संयुग्मन और प्रतिकर्षण था, तो उसको किस में रूपांतरित कर दिया? सहलग्नता में या लिंकेज में। ठीक। ठीक। तो संलग्नता या लिंकेज में शब्द में रूपांतरित कर दिया किसने? टीएच मॉर्गन ने। तो इन्होंने किस पे संलग्नता की घटना सबसे पहले किस में खोजी गई थी? तो लेथाइरस ओडोराइटस पे। तो अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।